हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार। इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध पढ़ लिए थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़े थे तब आप लोग देखे होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, जर्मनी तो हारा ही था उसमें। लेकिन जर्मनी के ऊपर वर्साय का संधि थोपा गया था, ठीक है। तो मतलब इतना तुमको टैक्स देना है, इतना तुम्हारा कोयला जाएगा, इतना लोहा जाएगा, इस क्षेत्र में तुम सेना नहीं रख सकते। ये सब टाइप का शर्त उसको थोपा गया था। तो क्या कहता है, जर्मनी का तो हालत खराब था ही। जर्मनी सोच ही रहा था कि हमको बदला लेना है। लेकिन उसमें धीरे 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 क्या हुआ, अपना पहले जर्मनी अपने आप को मजबूत किया, अपना सेना मजबूत किया। इसी उसमें इतना जो बुरा स्थिति था वहां जर्मनी का, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तो बर्बाद हो चुका था। इतना ज्यादा कोई युद्ध में खर्च करेगा तो बर्बाद तो हो ही जाएगा ना। तो इसी चक्कर में वहां क्या हुआ, वहां हिटलर आया। हिटलर हिटलर जो था, अपने देश के लिए बहुत किया भी। और मतलब सेना में बहुत खर्च किया, सबके अंदर राष्ट्रीयता का भावना भरा कि तुमको देश के लिए लड़ना है, सबको सेना में जाने के लिए मोटिवेट किया, सैनिक बनाया। लेकिन कहता तो था कि उसको तो मना था सेना रखना, कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते हो। लेकिन वो धीरे धीरे अपना सैनिक शक्ति बढ़ा रहा था। धीरे धीरे वो युद्ध का जो वर्साई की संधि का जो शर्त था उसको धीरे धीरे मानना छोड़ दिया। जब वो मजबूत हो गया, अपने देशवासी के लिए भी थोड़ा थोड़ा किया, खाने पीने का इंतजाम। देश तो उसका बहुत बुरा स्थिति में था। उन 39 आते आते जो है ना, जर्मनी काफी स्ट्रांग हो गया था। और फिर अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही एक तरह से कह सकते हैं कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध किया, भयंकर तरीके से विश्व युद्ध किया। और क्या कहता है वो जो है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पे जर्मनी का कब्जा हो गया। लेकिन इसका सबसे लास्ट मतलब भयंकर भूल यही हुआ कि रूस पे ये आक्रमण कर दिया। रूस पे आक्रमण करना ही इसका सबसे बड़ा गलती हुआ। जब रूस फिर उधर से जीतना शुरू किया तो जर्मनी का हालत काफी खराब कर दिया। और बाद में जर्मनी फिर से हारता है। पहले जर्मनी विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हारता है, और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध भी हारता है। जर्मनी फिर से हारता है। जापान का क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में जो जापान, प्रथम विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के अगेंस्ट लड़ता है। वो इंग्लैंड का साथ देता है इस लालच में कि जब जीत जाएंगे तो बहुत सारा उपनिवेश हमको मिलेगा, इंग्लैंड बहुत सारा उपनिवेश हमको देगा। लेकिन परिणाम जब हम देखे थे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, तो हुआ क्या, जिस उम्मीद से जापान दिया था इंग्लैंड का साथ कि हमको बहुत उपनिवेश मिलेगा, उस हिसाब से उम्मीद ज्यादा था, उस हिसाब से उसको मिला नहीं, जापान को मिला नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया, वो इंग्लैंड के खिलाफ रहता है और वो जर्मनी के साथ आ जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी, इटली ये एक साथ आ जाता है। लास्ट में हारता है द्वितीय विश्व युद्ध भी। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो ये राष्ट्र संघ बनाया गया था, लेकिन वो भी मतलब नाकाम ही रहा, कुछ कर नहीं पाया। तो ये सारा चीज प्रोसेस आज पढ़ेंगे। और आज का जो पीपीटी है, पहले पीपीटी दिखा देते हैं तुम लोग को। पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद मैप से समझेंगे कब कौन किस पे आक्रमण किया नहीं किया। ये और ये बता रहे हैं, ये जो पीपीटी है ना, ये सारा स्लाइड और सारा जो इसमें लिखा हुआ है कि कब कौन किस पे अटैक किया। अरे कहाँ चला गया, हम इधर से शुरू कर दिए थे क्या। कब किसके कब्जा में कौन था, किस पे कौन आक्रमण किया, कौन हारा, ये सारा का सारा स्लाइड जो है ना आरुष बनाया है। इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, वही बनाया क्योंकि उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। कब किस पे कौन अटैक करता है, कौन किसको जीतता है, कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे बढ़ता है, ये सारा आरुषि बना के रखा है। बस हमको बना के दे दिया था कि मम्मी तुमको हम बना के दे देते, तुमको पढ़ाने में आसानी होगा। हम बोले चलो ठीक है, पहले बुक से पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद मैप से समझेंगे। तो ये सारा आरुष का ही बनाया हुआ है। अब चलो पहले पढ़ लेते हैं बुक से, उसके बाद फिर मैप से समझते जाएंगे तो याद हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ था, पहले हम लोग पढ़े थे फिर मैप से समझे थे। तो मैप से समझने से क्या होता है, दिमाग में सेट हो जाता है। तो वैसे ही पहले इसको पढ़ लेंगे, फिर मैप से समझ लेंगे, ठीक है। मैप से समझेंगे तो अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हम्म,
देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसका पृष्ठभूमि कैसे तैयार होता है? सबसे पहला तो है कि वर्साय का संधि। ठीक है। मैम आरुष को हम लोग की तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। प्रियंका को, अरे उसको मजा आता है ये सब करने में। उसको बहुत मजा आता है। और वो तो ये सोचता है कि मम्मी टाइम निकाल के बस मेरा 10 मिनट सुन ले, उसको इसी में बहुत मजा आता है। टाइम दे ही नहीं पाते हैं उसको। तो द्वितीय विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ ये तो बता ही दिए। मैन वर्साय का संधि ही था। तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं फिर मैप से समझते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता और व्यापकता से लोग आक्रांत थे। 4 साल तक चला था युद्ध, 1914 से लेके 1918 तक। तो जब 4 साल तक युद्ध चलेगा तो युद्ध में बहुत क्षति होता है। जो देश जीतता है उसका भी, जो हारता है उसका तो होता ही होता है। तो बहुत मतलब परेशान था, हर कोई परेशान था। सभी राष्ट्र भविष्य में ऐसे किसी युद्ध की कल्पना से बचना चाहते थे और हर देश सोच रहा था कि अब भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो। लेकिन हुआ इसलिए क्योंकि जर्मनी को कुछ जरूरत से ज्यादा दबाया गया था। अगर वर्साई के संधि में उसको इतना बेइज्जत नहीं किया जाता तो हो सकता है सेकेंड वर्ल्ड वार ना भी होता। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया था, राष्ट्र संघ बनाया गया था कि आगे चल के फिर इस तरह का युद्ध ना हो। लेकिन वर्साय और पेरिस की संधियों ने अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो ये जो संधि हो गया था ना, यही मेन कारण हो गया अगले विश्व युद्ध का। जिस तरह से पराजित राष्ट्रों पर निर्णय थोपे गए थे, उनका अपमान किया गया था, इससे यही स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा। मान लो दो आदमी में झगड़ा होता है, अगर उसमें मेल मिलाप करा दो, अब ठीक है गुंजन, थोड़ा सा खांसी रह गया, ऐसे तबीयत ठीक है। अगर दोनों में मेल मिलाप करा दो तो फिर आगे चल के युद्ध हो सकता है ना हो। लेकिन अगर तुम एक को खूब ज्यादा बेइज्जत कर दो, दो आदमी युद्ध करता है उसमें एक को खूब ज्यादा बेइज्जत कर दो, तो वो अपना बदला लेने के लिए उसके मन में वो बैठा रहता है कि जिस दिन हमको ताकत होगा उस दिन हम इससे बदला लेंगे। तो वही हाल हो गया जर्मनी का। उसमें उसके मन में बैठ गया कि हमको जिस दिन ताकत होगा हम उस दिन बदला लेंगे। यद्यपि इतना शीघ्र इसकी शुरुआत हो जाएगी इसकी कल्पना शायद किसी को नहीं थी। तो बरसाए की संधि से ये तो था कि बरसाए का संधि जिस तरह से था, लग तो रहा था कि दोबारा से युद्ध होगा, लेकिन ये कोई नहीं सोचा था कि इतना जल्दी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद को समाप्त तो नहीं कर सका। साम्राज्यवाद का मतलब पता है ना, इसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सब अपना अपना जो उपनिवेश बनाता था, अपना अपना साम्राज्य बढ़ाता था, उसी को कहते हैं साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद खत्म तो नहीं हुआ, प्रथम विश्व युद्ध से साम्राज्यवाद खत्म तो नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, इसकी समाप्ति के उपरांत जो समझौते हुए उससे साम्राज्यवाद का वेग और प्रचंड हो गया। खत्म तो नहीं हुआ लेकिन और तेज हो गया, होड़ मच गया। कौन कितना ज्यादा साम्राज्य उपनिवेश बना सकता है। यद्यपि युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, परंतु यह अपनी आरंभिक छोटी मोटी सफलताओं के बावजूद भी युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो सका। राष्ट्रसंघ बना तो था लेकिन युद्ध को रोक नहीं पाया। हाँ राजीव कुमार अब ठीक है, थोड़ा सा खांसी रह गया है अब, लेकिन ठीक हो जाएगा। बुखार तो अब नहीं आ रहा है। और यहाँ पता है सबको हो गया, दिल्ली में देखते हैं सबको, मतलब एकदम सर्दी खांसी बुखार सबको। द्वितीय विश्व युद्ध अब पढ़ेंगे। 1939 में शुरू हुआ था, जर्मनी ही स्टार्ट किया था, 1945 में खत्म हुआ। क्या कहता है, फिर लास्ट में जर्मनी ही हारा। स्टार्ट किया, बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत ज्यादा क्षेत्र जीत भी गया, लेकिन लास्ट में फिर हार भी गया जर्मनी और जापान। पेरिस के शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। तो देखो जब समझौता हुआ ना, तब तो हारा हुआ देश था तो किसी तरह से मान ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे 1936 आते आते बोला कि अब हम नहीं मानेंगे, शर्त बहुत मान लिए। होता है ना कि किसी को बहुत दबाओ तो फिर वो धीरे धीरे कहता है हो गया, बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे। तो वही हो गया, बोला कि अब नहीं मानेंगे, बहुत दिन तक मान लिए। अब वे अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे थे, जिसका अर्थ क्षतिपूर्ति न होने पर केवल युद्ध ही हो सकता था। इस खतरे के कारण ब्रिटिश सरकार, जो अपनी ओर से निःशस्त्रीकरण करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया और प्रतिरक्षा के नाम पर सशस्त्रीकरण में जुट गई।
राष्ट्रसंघ इन तमाम घटनाओं का मौन और मूक साक्षी बना रहा। राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर पा रहा था। और अंततः वह घड़ी आ ही गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस संधि से लेकर 1939 तक के घटनाक्रम का उल्लेख प्रासंगिक होगा। तो देखेंगे कि क्या क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ, वहां से लेकर के 1939 तक ऐसा क्या क्या चीज हुआ जिसके कारण कि सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। वर्साई की संधि आप लोग को पता ही है ना, वर्साई फ्रांस में है, पेरिस में, जहाँ की क्या कहता है, जब हम लोग पढ़े थे वो फ्रांस की क्रांति, तो उसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो यहीं पे वर्साई का संधि हुआ था जिसमें जर्मनी के ऊपर शर्त थोपा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि में ही हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांत की बातों को विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते भी रहे। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर जहां एक और विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र सत्य से परिचित हो बौखलाहट से भर गए। रूस तो 1917 में ही अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। अमेरिका का एंट्री हुआ था उसके बाद। वचन विमुखता। राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। ऐसा वो लोग किया था, ठीक है। राष्ट्र संघ में जब बना था तो वो लोग साइन किया था कि हम लोग अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अवसर आने पर सब समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए, लेकिन जब टाइम आया तो फिर क्या हुआ, सब उस जो साइन किया था उससे पीछे हटता गया। रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था। जब ये राष्ट्रसंघ बना था तो रूस उसका सदस्य नहीं था। अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका बोला हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हुआ क्या, पहले अमेरिका में दूसरा सरकार था, बाद में दूसरा सरकार हो गया। अभी मान लो यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी को कहे कि तुम ये संगठन बनाओ, हम उसमें शामिल रहेंगे, फिर कांग्रेस का सरकार आ जाए तो नहीं भी शामिल हो सकता है। तो इसी तरह हुआ अमेरिका के साथ, वो शामिल नहीं हुआ। जापान की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होता रहा और इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। तो इटली अबिसिनिया पे जो अटैक करता है, ये सब हम फिर मैप से भी समझेंगे, ठीक है। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ। हिटलर चेक राज्यों को हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रहे। तो पहले क्या हुआ, बोल तो दिया था कि हम लोग जो है अब आगे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या, जब फ्रांस और जर्मनी जो है ना, ये लोग जब अपना मनमानी करते रहा, चीन, जापान, ये जो जापान है ये मंचूरिया पर अटैक करता है, चीन के मंचूरिया पर, इटली जो है अबिसिनिया पर, फ्रांस जो है चेकोस्लोवाकिया पर। तो जब जापान, इटली और ये जर्मनी, ये सब जब एक दूसरे दूसरे राज्य को अपने अंदर ले रहा था, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस क्या किया, चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। शायद ब्रिटेन और फ्रांस को ये लगा कि शायद हम इसको इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिए इसमें वर्साई के संधि में, इसलिए ये कर रहा है। या जो भी हुआ, शुरुआत में जब जर्मनी उस तरह से कर रहा था, फ्रांस उस तरह से कर रहा था, और क्या कहता है ये फ्रांस कहते हैं, फ्रांस भी किया ही चेकोस्लोवाकिया पर, और इटली जब कर रहा था, जापान कर रहा था, जर्मनी कर रहा था, उस समय ब्रिटेन और फ्रांस कुछ नहीं बोला। उस समय ही अगर चाहता रोकता तो शायद कुछ मतलब हो सकता था, वर्ल्ड वार रुक सकता था। लेकिन उस समय ये लोग देखते रहा, ये लोग कहा कि अच्छा देखते हैं क्या करता है, या फिर कहा कि अच्छा चलो इसको बहुत बेइज्जत किए हैं तो थोड़ा सा इसको भी करने देते हैं। धोखेबाजी की नीति से आक्रामक प्रवृत्तियों को काफी प्रोत्साहन मिला। जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। जापान जो है वो चीन पर आक्रमण करता है और मंचूरिया पर अधिकार कर लेता है। अबिसिनिया मुसोलिनी की आक्रामक नीति का शिकार हुआ। मुसोलिनी इटली का था, वो अबिसिनिया को अपने ऊपर कब्जा में कर लिया। मुसोलिनी को सफलता प्राप्त करते देख हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो थोड़ा सा अब मैप से भी समझेंगे कब कब किसके साथ कौन कौन क्या क्या किया, ठीक है। देखो, क्योंकि मैप से ना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर पढ़ेंगे भी।
तो सबसे पहले तो ये अभी का मैप देखो, अभी कहाँ पे क्या है नहीं है, जर्मनी और ये सब रूस, तो ये तुम लोग पहचान ही रही हो, ये जर्मनी है। जर्मनी से सबको मतलब जर्मनी सबको पहचानती हो। फ्रांस है ये इंग्लैंड है, ब्रिटेन, ये रसिया है। ठीक है, अमेरिका इस तरफ में है, अभी अमेरिका का इसमें फोटो नहीं है। ये है इटली। तो अभी सबको पहले देख लो कौन कहाँ है। उसके बाद ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। अब कौन कौन कब कब किस पे अटैक करता है ये भी देखेंगे। देखो 1931 में सबसे पहले दिया था ना, अभी जो पढ़ रहे थे कि 1931 में 18 पता नहीं यार उसको कैसे सारा डेट भी याद रहता है, डेट के साथ सारा स्लाइड लिखा है। 18 अक्टूबर 1931 को जो है जापान किस पे कंट्रोल करता है, मंचूरिया पर कंट्रोल करता है। ये है जापान, ये ठीक है, ये जापान है। और ये मंचूरिया पर कंट्रोल करता है। मंचूरिया किसका रहता है, चीन का, ये है चीन। तो जापान पहले मंचूरिया पर कंट्रोल करता है, कब, 1931 में। तभी 31 से ही देखो, 31 से ही जर्मनी, जापान, इटली, यह सब जो है ना किसी किसी जगह को अपने जगह पे मिला रहा था। लेकिन उस समय फ्रांस और इंग्लैंड चुप रहा, उस समय कुछ नहीं बोला, उस समय बोला कि चलो करने दो। और देखो 31 में जापान जो है मंचूरिया पर कंट्रोल करता है। जापान का मैप अगर देखोगी तो ये जैसे हमारा इंडिया है, ब्रिटिश राज है, यहाँ इंग्लैंड का राज है। तो अगर तुम लोग ये देखो रूस है ना। इसके इस तरफ में, उस तरफ में था सारा चीज जो हम लोग देख रहे थे। मतलब फ्रांस, इटली और ये सब सब रूस के बायां साइड में था, और जापान जो है वो रूस के दायां साइड में। तो एक बार वर्ल्ड का मैप अच्छे से समझना, ठीक है, कि कौन देश कहाँ पे है, तब ज्यादा से अच्छे से समझना। अब 35 में देखो क्या होता है, 3 अक्टूबर 35 इटली इथोपिया पर आक्रमण करता है। इटली जो है वो इथोपिया पर आक्रमण करता है, इथोपिया पर इटली आक्रमण करता है। अब इटली जो है वो इस पार में आ जाओ, इधर। जापान जो है वो एशिया का देश है ना, और इटली जो है वो इसका यूरोप का देश है। तो अब इटली जो है वो इथोपिया पर आक्रमण करता है और इथोपिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, देखो 5 मई 1936 इटली टेक्स कंट्रोल ऑफ इथोपिया, इथोपिया पर अपना अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले शुरुआत में हम क्या देखते हैं, जापान जो है वो मंचूरिया पर अधिकार कर लेता है, इटली जो है वो इथोपिया पर अधिकार कर लेता है। और जब ये सब काम ये लोग कर रहा है तो इंग्लैंड फ्रांस चुपचाप देख रहा है, अभी करने दे रहा है कि पहले करने दो। ठीक है, उसके बाद देखो, पर देखोगी तो याद हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, अब क्या होता है, अब देखो जर्मनी कहाँ तक, ये वाला जो ग्रे कलर दिख रहा है यहाँ तक जर्मनी पोलैंड पर अधिकार कर लेता है। अब देखो जर्मनी क्या करता है, जर्मनी, ये जर्मनी है और ये रूस है। रूस और जर्मनी बोलता है कि जर्मनी और रूस में एक संधि होता है कि हम जहां पे आक्रमण करेंगे तुम कुछ मत बोलना, और तुम जहां पर आक्रमण करोगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। जर्मनी बोला जब हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे तो तुम कुछ नहीं बोलना, तुम अपना उधर फिनलैंड और ये सब लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर जर्मनी ने उसका संधि किया, जर्मनी माना नहीं। ठीक है, तो पहले देखो जर्मनी 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करता है, ये है पोलैंड, यहाँ तक था पोलैंड, था ना, यहाँ तक पोलैंड था। अभी देखो जर्मनी यहाँ तक पोलैंड पे कंट्रोल कर लिया है। मतलब जर्मनी का काफी शक्ति बढ़ गया था, काफी जगह जीतते जा रहा था। तो जर्मनी और रूस में समझौता होता है कि हम दोनों कहीं भी आक्रमण करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, और जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है। ठीक है, उसके बाद देखो रूस को बोला था कि हाँ, जब तुम आक्रमण करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो रूस, ये रूस है, रूस यहाँ फिनलैंड पर आक्रमण कर देता है। और फिनलैंड पर जब आक्रमण करता है रूस, तो रूस का 2 लाख सैनिक मरता है और फिनलैंड का 26,000 सैनिक मरता है। सैनिक बहुत ज्यादा मरा रूस का। लेकिन देखो रूस जब आक्रमण किया तो क्या हुआ, ये वाला जगह, ये वाला जगह और ये वाला जगह, ये रूस ले लेता है अपने अंडर में। ठीक है, उसके बाद देखो 1940 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है ना, उसके बाद का जो मैप है पहले समझा ही लेते फिर आगे उधर पढ़ेंगे। जर्मनी अब डेनमार्क पर कब्जा करता है, ये देखो ये है डेनमार्क, दिख रहा है ना।
ये डेनमार्क, जर्मनी अब डेनमार्क पर कब्जा करता है। पता है डेनमार्क से जर्मनी का युद्ध जो है सिर्फ 6 घंटा चलता है, 6 घंटा में ही डेनमार्क सरेंडर कर दिया। जर्मनी का सेना काफी शक्तिशाली हो चुका था। डेनमार्क पर अधिकार कर लेता है जर्मनी। उसके बाद ये नॉर्वे, देख रही हो, और उसके बाद ये स्वीडन, तो इस पर अपना अधिकार करता है। नॉर्वे पर अपना अधिकार करता है। ये बेल्जियम देख रही हो, बेल्जियम पर अपना अधिकार करता है। ये नीदरलैंड, नीदरलैंड पर अपना अधिकार करता है। और यहाँ पर जो ये छोटा सा एल लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये है लग्जमबर्ग, यहाँ पर अपना अधिकार करता है। तो हर जगह देखो जर्मनी कैसे कैसे करके अपना अधिकार किया जा रहा है, सब जगह जीत रहा है। अभी जर्मनी मतलब एक तरह से विजय यात्रा पर निकला हुआ है जर्मनी। अब देखो 1940 में फ्रांस जो है वो सरेंडर कर देता है जर्मनी को। ये फ्रांस देख रही हो, फ्रांस, ये फ्रांस पे अब जर्मनी का कंट्रोल है। सोच लो, कोई सोचा भी होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि फ्रांस पर जर्मनी का कंट्रोल होगा? और अभी ये स्थिति देखकर कोई सोच भी पाएगा कि आगे जर्मनी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हारेगा? ये पूरे फ्रांस जो है ना, इस पर जर्मनी का यहाँ तक जो है ये डायरेक्ट कंट्रोल, और यहाँ तक जो लाइट कलर है ये इनडायरेक्ट कंट्रोल, पूरे इस पे जर्मनी का कंट्रोल है। ये जितना ब्लू कलर देख रही हो, ब्लू कलर यहाँ, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, जितना भी ब्लू कलर देख रही हो ना, ये सब पे अब जर्मनी का अधिकार है। सोचो अब गलती जर्मनी क्या करता है, यहीं पे आके जर्मनी गलती क्या करता है, जर्मनी रूस के खिलाफ युद्ध, और रूस क्या किया, रूस इसको अपने कब्जा में लिया, रूस इसको, क्योंकि दोनों में हुआ था ना कि हम दोनों अपना अपना उपनिवेश बढ़ाएंगे, हम दोनों किसी भी देश पर आक्रमण करेंगे तो तुम बीच में, तुम करोगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम करेंगे तो तुम नहीं बोलोगे। तो रूस इसको अपने अंडर लेता है, इसको अपने अंडर लेता है, इसको अपने अंडर लेता है, ये सब रूस अपने अंडर में लेता है, ठीक है। और ये जो है देखो, ये सब सब रूस लिया, इधर जर्मनी अपना पूरा क्षेत्र बढ़ाया, फ्रांस को अपने अधिकार। अब जर्मनी सबसे बड़ा गलती क्या किया, जर्मनी रूस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। अगर जर्मनी रूस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर नहीं करता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो जर्मनी जीत जाता। 22 जून 1941 को जर्मनी जो है ना रूस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया, यही उसके हार का सबसे बड़ा कारण बना। जब तक ये बाकी इधर जीत रहा था तब तक तो खूब बढ़िया से जीत ही रहा था, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। अब जापान का देखो, ये है हमारा जापान, ठीक है, ये जापान है और ये मंचूरिया है। पहले जापान मंचूरिया पे कब्जा किया था 1931 में, और अब देखो जर्मनी और जापान ही अभी एकदम पीक पर है, ठीक है। जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ है तो सबसे ज्यादा जर्मनी और जापान ही जीत रहा है। यहाँ देखो ये हमारा इंडिया है ना, और यहाँ पे ये म्यांमार, तो ये म्यांमार तक इधर ये जितना देख रहे हो, ये सारा चीज जितना भी ग्रीन कलर है, म्यांमार तक किसका कब, पहले ये म्यांमार सब पे इंग्लैंड का कब्जा था, अब सब जगह किसका कब्जा हो गया? अब ये जो जापान है, अब सब जगह जापान का कब्जा हो गया है। इधर से ये जीतते जीतते यहाँ तक, म्यांमार तक, हमारा जो इधर म्यांमार है हमारे देश भारत के इस तरफ में, वहां तक अब किसका कब्जा है? वहां तक अब जापान का कब्जा है। सबसे ज्यादा पीक पर जब जापान था तो इतना जगह ये सब जापान अपने कंट्रोल में ले चुका था। यही कारण है कि जब सुभाष चंद्र बोस जापान का सपोर्ट लेकर के अंग्रेज को भगाना चाहते थे, तो महात्मा गांधी को ये डर था कि अगर हम जापान का सपोर्ट लेकर के अंग्रेज को भगाते तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अंग्रेज को तो भगा दें, बाद में जापान ही हमको अपना गुलाम बना ले। ये भी तो डर होता है ना। यही कारण से महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए कि नहीं, हम अंग्रेज को तो भगाएंगे लेकिन हम अपने तरीके से भगाएंगे भाई। हम जापान का हेल्प लेके भगाए, जापान कौन सा भला इंसान है, कल दिन वो हमको अपना गुलाम नहीं बना लेगा, बताओ। देख लो 1942 आते आते जापान कितना जगह जीत चुका है। जितना भी ब्लू कलर दिख रहा है, ये सारा, ये सारा सारा जापान का है। इतना बड़ा अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है ये, सॉरी जापान बोल रहे हैं, जर्मनी। यहाँ पे ये जर्मनी है ना जो इसका अपना क्षेत्र है जर्मनी। इधर यहाँ ये फ्रांस और बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, और ये सब जो जितना ब्लू कलर देख रहे हो सारा का सारा ब्लू कलर जर्मनी का है अब।
इतना दूर तक जर्मनी जीतता है। वापस से जब रसिया इधर इसको हराना शुरू करता है तो वापस सिमट के फिर यहाँ आ जाएगा। तो अभी ये देखो सबसे ज्यादा 42 का, देखो 1942 में जापान कितना, सॉरी जापान निकल रहा है, जर्मनी, हिटलर, जर्मनी मतलब हिटलर था उस समय, ठीक है। तो हिटलर सोचो कहाँ तक जीत चुका है, एक बार खाली इस मैप को देखो कि हिटलर कहाँ तक जीत चुका है। स्टालिन गार्ड जर्मनी स्टार्ट टू गेट पुश बैक, जैसे ही स्टालिन गार्ड हारा उसके बाद जर्मनी क्या हुआ, अब पीछे आना शुरू, अब जर्मनी पीछे लौटना शुरू किया। 1943 में देखो जर्मनी, ये वाला जो कलर है ये जर्मनी का, अब जर्मनी घटना शुरू करता है। अब उससे धीरे धीरे जो है रूस अपना जगह सब वापस लेना शुरू करेगा। अब देखो घट गया ना, अभी अभी यहाँ तक जर्मनी था, यहाँ तक ये भी जर्मनी का, ये तो अभी है ही जर्मनी का, ये सारा जर्मनी का था। अब देख लो जर्मनी वापस से ये जो कलर देख रही हो जर्मनी वाला कलर, अब वापस से जर्मनी घट के इतना आ गया है। मतलब जितना दूर ये जीत के गया था वापस इसको हरा के वहां तक ला दिया, तब जाके ये सरेंडर करता है। जापान भी धीरे 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 अपना हारना शुरू करता है। अब देखो जर्मनी सरेंडर करेगा। अब मैप के थ्रू समझ लिए, अब चलो वहां समझते हैं। तो एक बार मैप याद रखना, कहाँ पे जापान है, कहाँ पे जर्मनी, कहाँ पे फ्रांस, कहाँ पे रसिया। तो जैसे ये रूस है ना, तो जर्मनी अगर इस तरफ में है तो जापान इस तरफ में है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब यहाँ पे है जापान और यहाँ पे है जर्मनी, दोनों मिल के लड़ा है लेकिन दोनों अलग है। और यहाँ है अपना इंडिया, ठीक है। अपने इंडिया से अगर जर्मनी इधर है तो जापान इधर है, ये याद रखना ध्यान में। चलो अब एक एक करके समझते हैं, अभी जो मैप में देखे उसको पढ़ भी लेंगे तो फिर और अच्छे से याद हो जाएगा। गृह युद्ध, गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुई जिनके परिणाम स्वरूप यूरोप पुनः दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता जर्मनी बना और दूसरे गुट का नेता फ्रांस बना। पहले बार भी यही हुआ था, जर्मनी और क्या कहता है, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी गुट बनाया था, उधर फ्रांस इंग्लैंड और रूस गुट बनाया था। फिर से वही हुआ वापस से, फिर से गुट बना और एक गुट का नेता कौन हुआ, जर्मनी, और एक गुट का नेता कौन हुआ, फ्रांस। इस गुटबंदी के पीछे सैद्धांतिक समानता और हितों की एकता थी। इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखते थे। देखो इटली, जापान और जर्मनी के साथ आने का जो रीजन था ना, सबसे बड़ा रीजन था कि वो फासिज्म को सपोर्ट करता था। अभी हम देखे थे ना स्पेन में जब गृह युद्ध होता है तो ये जापान जो है वो उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि वो भी फासिज्म को मानता था, वो नेशनलिस्ट, और ये भी फासिज्म को मानता था। फासिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद समझते हो ना, राष्ट्रवाद का ही एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओ कि बस मेरा ही देश अच्छा है, दुनिया में और कुछ अच्छा नहीं है, उसी को एक तरह से कहते हैं फासिज्म। फासिज्म जो था ये हिटलर मानता था इसको, और उनकी नीति भी समान रूप से प्रसारवादी थी। ये राष्ट्र वर्साई की संधि से क्षुब्ध थे। वर्साई की संधि से जापान, जर्मनी और इटली, ये तीनों, मतलब तीनों को बुरा लगा था वर्साई की संधि से, और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति चाहते थे। इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देशों के हित एक थे, क्योंकि उन्हें वर्साई की संधि से बहुत लाभ हुआ था। तो इटली, जापान और जर्मनी जो था, ये तीनों एक इसलिए हुआ था क्योंकि इसको वर्साई की संधि से काफी नुकसान हुआ था। और उधर फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड, ये लोग एक साइड इसलिए हो गए क्योंकि ये तीनों को वर्साई की संधि से काफी फायदा हुआ, ठीक है। हर हाल में उसे कायम, ये लोग चाहता था कि वर्साई का संधि बना रहे क्योंकि उससे जर्मनी से बहुत कुछ इसको मिल रहा था ना।
इंग्लैंड शुरू में इस गुट में शामिल नहीं था, लेकिन परिस्थिति बस उसे भी इस गुट में सम्मिलित होना पड़ा। रूस तब तक अछूता था, दोनों गुट उसे संदेह की नजरों से देखते थे, लेकिन परिस्थिति बस जर्मनी ने रूस की ओर हाथ बढ़ाया। इस तरह गुटबंदी से संपूर्ण यूरोप का माहौल विषाक्त हो गया। विषाक्त माहौल में शंका के लिए हर छोटी बात तो जापान बोले ना, जापान और रूस में समझौता होता है कि हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे तो तुम कुछ मत बोलना, तुम फिनलैंड पर आक्रमण करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो लास्ट में जर्मनी जापान से, जर्मनी जो है रूस से भी समझौता कर लेता है कि तुम अपना बढ़ाओ हम अपना बढ़ाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे। हथियार बंदी। गुटबंदी और संशय के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। परिणाम स्वरूप सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। ब्रिटिश सरकार जो निशस्त्रीकरण का उदाहरण पेश करना चाहती थी, कि वित्त मंत्री ने चैम्बरलिन में मार्च 1937 में घोषणा की कि प्रतिरक्षा व्यय की पूर्ति अब केवल कर लगाकर नहीं की जाएगी। उसने इस प्रयोजन के लिए 40 करोड़ पौंड ऋण लेने तथा 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय करने का प्रस्ताव किया। मतलब वो अपना जो सेना में बजट था ना उसको बढ़ा रहा था, सेना को मजबूत कर रहा था। प्रधानमंत्री बाल्डविन ने इन प्रस्तावों का समर्थन यह कहकर किया था कि उनका उद्देश्य आक्रमण को रोकना है। प्रत्येक देश का रक्षा बजट बढ़ रहा था और नए नए हथियारों से प्रत्येक राष्ट्र अपनी सेना को सुसज्जित कर रहा था। नौसेना और वायुसेना पर जोर दिया जाने लगा। इस सैनिक तैयारी ने और सुरक्षा की भावना का संचार किया। सब कोई अपना अपना सेना मजबूत कर रहा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले भी हम लोग यही देखे थे कि हर कोई अपना अपना सेना मजबूत किया। जब सब सेना मजबूत करेगा तो लड़ाई तो करेगा ही, और करेगा क्या बताओ। राष्ट्रसंघ की असफलता। राष्ट्रसंघ असफल हो जाता है। राष्ट्रसंघ की भ्रामक शक्तियों और सदस्य राष्ट्रों के सहयोग का अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। राष्ट्रसंघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामले को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने आप को अक्षम पाया। अतः उसको इस कार्य के लिए समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला। तो मतलब राष्ट्रसंघ जो है ना, एक तरह से कहो कि वो रोक नहीं पाया प्रथम ये द्वितीय विश्व युद्ध को। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1930 में जो है ना, ये ग्रेट डिप्रेशन का काल कहते हैं इसको। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था। इससे उद्धार का कोई रास्ता निकट भविष्य में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। 1931 में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मतलब 1931 जाते जाते जो है ना, आदमी बहुत दिक्कत हो गया, एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत, आदमी को खाने पर आफत हो गया। 1929 के शरद काल में अमेरिका से यूरोप को ऋण मिलना बिल्कुल बंद हो जाना इस संकट की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। इसके बाद ही सारे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास हुआ। क्रय शक्ति होता है एक तरह से परचेजिंग पावर, मतलब आप कितना चीज खरीद सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में व्यापक और अनिष्टकारी गिरावट हुई। बेकारी का आंकड़े हर देश में, पूरा हर जगह बेरोजगारी बढ़ने लगा। हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में और मुसोलिनी का उदय हुआ इटली में। तो ये जो हिटलर था ना, बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरा। अप मतलब राष्ट्रवाद तो था इसमें, लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे था, और इतना बुरा इंसान था ये कि मतलब कह नहीं सकते कि ये कितना बुरा इंसान था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ। ये नाजीवाद जो है ना, इसी को बोलते ये इसका। इस नए सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी और फासिज्मवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी। ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति पर बल देते थे। मतलब बताया ना कि ये जो होता है ना फासिज्मवाद और नाजीवाद, ये क्या होता है, राष्ट्रवाद का एक्सट्रीम, कि मेरा ही देश अच्छा है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है, यही। और मतलब हर लोग को ये कि तुम देश के लिए लड़ो लड़ो लड़ो, लड़ने का हमेशा भरते रहता है कि तुम लड़ो, सेना में भर्ती हो जाओ, देश के लिए लड़ो। फलतः इन दोनों राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे विश्व युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई। इन दोनों राष्ट्रों ने राष्ट्रीय गौरव के लिए साम्राज्यवादी लिप्सा को ही आधार बनाया। जब हिटलर का नाजीवाद पढ़ेंगे ना, तब हिटलर का और डिटेल में जब पढ़ेंगे कि कैसे इसके कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। हालांकि देखो
हिटलर जिस परिस्थिति में था तो उसको हिटलर बनना ही था, क्योंकि वर्साय का संधि थोपा गया था, जर्मनी का स्थिति बहुत बुरा था। लेकिन हिटलर जो है वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा बुरा इंसान था। जापान, जर्मनी और इटली अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना। जापान, जर्मनी और इटली ये तीनों ही जो था वर्साय की संधि से नाखुश था। ये सोच रहा था कि अपना उपनिवेश बढ़ाएंगे तो हम लोग का आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा। अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करना चाहते थे। जापान 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उसे भी प्रादेशिक लाभ हुआ, लेकिन उसके लिए उपनिवेश निहायत जरूरी हो गया था, जिसके कारण वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोशिश करने लगा। 1931 में उसने चीन पर आक्रमण कर उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। अभी दिखाए थे ना, मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था, नक्शा इसमें मैप में दिखाए थे। उसका यह आक्रमणकारी अभियान चलता रहा और वह जर्मनी एवं इटली का सहयोगी बनकर द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा इत्यादि को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो देख लो, अब आया बात समझ में। बहुत लोग जो कहते हैं ना कि महात्मा गांधी का सपोर्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट क्यों नहीं किए, उनको सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट करना चाहिए। अब समझ में आया कि क्यों नहीं किए। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, उनको लगता था कि हम जापान से मदद लेके अंग्रेज को भगाएंगे, और जापान खुद भारत पर आक्रमण करने का सोच रहा था। वो खुद भारत को अपना गुलाम बनाने का सोच रहा था। तो आप बताओ महात्मा गांधी सही किए कि नहीं किए। इसीलिए महात्मा गांधी ने ही सपोर्ट किए कि हम जापान का हेल्प लेके और अंग्रेज को भगाएंगे। इस तरह जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। तो जैसे देखो, ये हमारा भारत है ना, यहाँ पे जापान है। जापान पहले यहाँ पे मंचूरिया, जो चीन का मंचूरिया था, उस पर अधिकार किया। और इधर जितना छिटपुट छोटा छोटा द्वीप सब था उस पे तो किया ही किया। यहाँ जो बर्मा है यहाँ तक अधिकार किया। और बर्मा के बाद वो सोच रहा था कि अब हम भारत पे भी अपना अधिकार करेंगे। तुष्टीकरण की नीति। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। देखो, पश्चिमी देश कौन हुआ, ये जो यूरोप हुआ, और यहाँ पे रूस है। तो ये जो यूरोप का देश था ना, इंग्लैंड और ये सब, वो सोचता था, यहाँ पे जर्मनी था, सोचता था किसी तरह जर्मनी और रूस आपस में लड़ जाए। अगर आपस में लड़ेगा तो दोनों कमजोर होगा ना। इसलिए इंग्लैंड, यहाँ पर इंग्लैंड है, ये चाहता था कि जर्मनी और रूस लड़े। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों कमजोर हो जाएं, और तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्ति को बर्बाद कर दे। वो चाह रहा था कि जर्मनी, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड चाहता था कि जर्मनी और रूस आपस में लड़ ले एक बार, क्योंकि लड़ेगा तो फिर दोनों कमजोर होगा, जब दोनों कमजोर होगा तो हम शक्तिशाली। और इंग्लैंड जो था, अंग्रेज, उसका यही काम ही था। भारत में भी क्या करता था, लड़वाने का ही काम करता था ना, हिंदू मुस्लिम लड़वाता था। तो वहां भी वो वही काम करना चाहता था। इसीलिए शुरू में पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे। शुरू में इंग्लैंड क्यों चुप रहा, हिटलर बढ़ते गया, हिटलर मनमानी करते गया, इंग्लैंड क्यों चुप रहा। इंग्लैंड इसलिए चुप रहा कि एक बार ये रूस के साथ लड़ तो ले, उसके बाद तो दोनों देश कमजोर हो जाएगा तो हम खुद ही शक्तिशाली हो जाएंगे। जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है तो अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। और जब देखा कि अब तो हिटलर काफी आगे बढ़ रहा है, तब जाकर के इंग्लैंड फिर ये हुआ। तब तक देर हो चुकी थी। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम म्यूनिख समझौता था। हिटलर सुडेटनलैंड पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए 1938 ईस्वी में म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी मिले, जहां इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के सुडेटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी। 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने ड्रेजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग पोलैंड से की। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। और जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया, वहीं से शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में।
1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के 3 राज्यों एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, अभी मैप में भी दिखाए थे, पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। सितंबर अक्टूबर के महीनों में उपयुक्त तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संघ से पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सोवियत संघ की उपयुक्त तीनों राज्यों में सेना रखने की अनुमति मिल गई। बदले में सोवियत संघ ने इन राज्यों की प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने का वादा किया। फिनलैंड पर अपना प्रभाव रखना रूस अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। रूस और फिनलैंड में इस विषय पर वार्ता भी चल रही थी, लेकिन इसी बीच दोनों में वार्ता भंग हो गई और सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। दिखाए थे ना, यहाँ पे रूस है, यहाँ पे फिनलैंड है और ये इस पर आक्रमण करता है। यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे पोलैंड है, जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण करता है और ये तीनों क्षेत्र जो रूस अपने कब्जे में लेता है फिनलैंड पर आक्रमण करता है। 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन फिनलैंड और सोवियत संघ में एक संधि हुई जिसके अनुसार सोवियत रूस को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई जिसको वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। थोड़ा सा और है, खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे, डेनमार्क को हराया। उसकी सेना आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे ही है ये डेनमार्क जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। मैप एक बार याद करते जाना, पहले मैप दिखाए थे ना, तो मैप याद करते जाना कहाँ पे क्या है। 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। तो जर्मनी यहाँ, फ्रांस यहाँ, बेल्जियम यहाँ, तो ये सब याद रखना कहाँ पे क्या है। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब फ्रांस जो है वो जर्मनी के सामने समर्पण कर देता है। इसी बीच इटली भी जर्मनी के युद्ध की ओर से युद्ध में शामिल हो गया और इटली जो है वो जर्मनी की तरफ से शामिल हो जाता है। रूस पर आक्रमण, सबसे बड़ा गलती इसका यही रहता है कि रूस पर ये आक्रमण करता है। नहीं तो मैप में देखे ना, जर्मनी कितना पीक पर चला गया था, कितना ज्यादा जगह जीत लिया था जर्मनी। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही साथ पुनः जर्मन सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, मगर रूस ने इसका डट कर मुकाबला किया और जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। जब जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट पहुंच गई। यह युद्ध करीब 5 महीनों तक चला। अगस्त सितंबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया और रूस अपनी सेना एवं नागरिकों को नए उत्साह से शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। तदुपरांत रूसी सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण आरंभ किए। अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। अब जर्मनी को हराता है रूस। फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो फरवरी 1943 में ही जाकर के जर्मनी क्या करता है, सरेंडर कर देता है कि हो गया भाई, बहुत लड़ लिए, अब नहीं लड़ पाएंगे, अब हम हार मानते हैं। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो जापान भी बहुत ज्यादा नौटंकी किया। बाद में अमेरिका उसके ऊपर जब एटम बम गिराया ना, तब जाके ठंडा हुआ। 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया था तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी सपोर्ट किया इसको, जापान को। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध शामिल हो गए। तो जर्मनी, इटली और जापान ही इस बार एक साथ था ना, जर्मनी, इटली, जापान। तो अमेरिका का जितना भी
देश था वो सब जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है। यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई। इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ। जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरे मोर्चा में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे। तो पहले में कौन था? पहला जो था, पहले में था जर्मनी, इटली और जापान। और दूसरे में कौन था? दूसरे में था अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। ये जर्मनी है ना, और ये इटली और ये जापान। तो ये जर्मनी, इटली और जापान एक साथ था। और देखो फ्रांस कहाँ है? यहाँ पर है फ्रांस, यहाँ पर है इंग्लैंड, यहाँ पर है अमेरिका और यहाँ पर है रूस। तो ये अमेरिका जो इधर है, ये अमेरिका और ये इंग्लैंड, ये रूस और ये फ्रांस, ये सब एक साथ लड़ा था। और ये जर्मनी, इटली और जापान ये एक साथ था। ठीक है। तो एक बार मैप भी ध्यान में रखना, अच्छे से समझ में आएगा। ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किया और 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था। अंततः 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। तो 9 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। उसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। उसके बाद जापान सरेंडर करता है, युद्ध खत्म होता है। मैप में भी हम लोग समझ ही लिए। अब थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं, किसी दिन इसका परिणाम भी देख लेंगे। तो एक बार फिर से इसमें देख लो कैसे हुआ था। अब कहानी भी समझ लिए, मैप भी देख लिए। देखो शुरुआत कैसे होता है। 31 में ही जापान जो है, ये जापान रहता है, ये 31 में ही मंचूरिया पर अधिकार करता है। अभी पढ़े थे ना, 31 में मंचूरिया पर अधिकार करता है। उसके बाद इटली जो है, इटली 1935 में क्या करता है? इटली इथोपिया पर अधिकार कर देता है। इथोपिया पर अपना कंट्रोल कर देता है। इटली किसके तरफ में है? इटली है जर्मनी के तरफ में, और जापान भी जर्मनी, जर्मनी इटली जापान एक साथ रहता है। ठीक है। और अब जर्मनी 38 में क्या करता है? ऑस्ट्रिया पर कब्जा करता है। एक बार मैप देखते जाना कहाँ पर क्या। अब जर्मनी क्या करता है? जर्मनी इसको अपने अंडर में लेता है, जर्मनी इसको अपने अंडर में लेता है। जर्मनी धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू करता है। उसके बाद देखो जर्मनी कहाँ तक? पोलैंड पर अधिकार कर लेता है। ये रूस के साथ संधि कर लेता है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं रोकेंगे, जब भी हम लोग अपना कुछ करेंगे तुम हमको नहीं रोकना, हम तुमको नहीं रोकेंगे। देखो ये 3 जगह था ना जिसको रूस अपने कंट्रोल में लेता है, ये 3 जगह, ये रूस इसको अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद देखो जर्मनी इस, ये डेनमार्क जो है इस पर कब्जा करता है। उसके बाद ये नॉर्वे पर कब्जा करता है, फिर ये बेल्जियम पर कब्जा करता है, फिर नीदरलैंड पर कब्जा करता है, फिर लग्जमबर्ग पर कब्जा करता है। जर्मनी धीरे 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 अपना बढ़ाते जा रहा है। देख लो जर्मनी जितना ब्लू जगह है वो जर्मनी का है। ये जर्मनी काफी पीक पर था। और रूस इसको अपने कंट्रोल में लिया, इसको और इसको, तीनों। अभी सारा चीज हम लोग बुक में पढ़े हैं ना। लास्ट में जब रूस हराना शुरू करता है और ये इधर जापान, जापान इधर से अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू करता है, यहाँ तक बर्मा तक पहुंच जाता है। ये हमारा भारत है, भारत। ये है जर्मनी अपने पीक पर, इतना जगह जर्मनी जीत चुका है। लास्ट में तब जब रूस उसको हराना शुरू करता है तो फिर वो सरेंडर करता है। ठीक है। तो जर्मनी लास्ट में सरेंडर कर दिया, जापान भी सरेंडर कर दिया जब उसके ऊपर एटम बम गिराया गया, और फाइनली जो है विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो चलो अब थोड़ा सा ना क्या कहता है, गार्गिल करेंगे। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा गला ठीक हो जाए। तो विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आंसर देख लो, करा देंगे। अभी फिलहाल देख लो, बहुत आसान ही है क्वेश्चन आंसर। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? बताओ, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 में। विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो पहले बार में भी जर्मनी हारा और दूसरे बार में भी जर्मनी हारा।
कौन सा देश विश्व युद्ध से अलग हो गया था 1917 में? तो रूस अलग हो गया था। वर्साई की संधि के फलस्वरूप किस महादेश का मानचित्र बदल गया? बताओ, किसका मानचित्र बदला? यूरोप का। त्रिगुट समझौते में कौन शामिल था? त्रिगुट समझौते में कौन शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो जर्मनी को हराया कौन? रूस हराया। कौन सा देश पराजित हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में देखो कौन सा देश पराजित हुआ दे रहा है। जर्मनी भी हारा, जापान भी हारा। जर्मनी जापान तो एक साथ ही था ना, इटली भी हारा। जर्मनी जापान और इटली तो एक साथ था ना, तीनों हारा। पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? पहला एटम बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, दूसरा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945 को। तो सारा क्वेश्चन आंसर भी एक दिन कर लेंगे जब देखते हैं, थोड़ा सा मन ठीक हो जाए। ठीक है, आज तो तुम लोग को मजा नहीं आया होगा आवाज के कारण। चलो मिलते हैं शाम में 7 बजे।